हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पी के दैया। मुझे कहा गया है कि मैं आपको सोशियोलॉजी, जो कि यूपीएससी का ऑप्शनल है, वो पढ़ाऊँ। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन रहेगा और फिर हम अपने करिकुलम को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इंट्रिकेसीज देख लेते हैं। फर्स्ट वील विल लुक इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ सोशियोलॉजी। Regarding mains, you might be knowing well that mains is regarding 1750 marks. We can divide it into 1000 plus 750. I am just trying to show you the importance of this optional sociology. कि जो सोशोलॉजी आप लेने वाले हैं, आप जो स्टूडेंट सोशोलॉजी को ऑप्ट करने वाले हैं, तो क्यों सोशोलॉजी को ऑप्ट करें, किसी दूसरे सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट ना करें, या सोशोलॉजी की क्या खूबसूरती है, उससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 1750 नंबर का हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 और 750 में। ये 750 है जो हमारे इसमें GS 1 to 3 है, और जो 1000 नंबर इसमें हमारा GS 4, जिसे हम बोलते हैं एथिक्स, 250 नंबर का। साथ में एस्से जो 2 लिखने होते हैं हमें, 125 नंबर के 2 एस्से, यानी कि हो गए 250 नंबर। और ऑप्शनल के हमारा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों को मिला के हो गए हमारे यहाँ पे 500 नंबर, पेपर 1 पेपर 2। तो आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है आपका ना केवल पेपर 1 पेपर 2 में 500 नंबर कवरेज देगा, बल्कि ये आपका एस्से और एथिक्स इसमें भी हेल्प करने वाला है। तो ये खूबसूरती है जो ऑप्शनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमने कुछ आंकड़े देख ली हैं, स्टैटिस्टिक्स देख ली हैं कि वैसे तो एकदम ब्रिलियंट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टैटिस्टिकली देखें तो हमारे मार्क्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हमने देख लिया कि इसकी कवरेज जो है इतनी वाइड कवरेज रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स एथिक्स में सोशियोलॉजी ही है या एस्से में वो आएंगे, ऑफकोर्स एस्से में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें फिलोसफिकल एसेस पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये करने के बाद आप स्ट्राइव कर सकते हो कि 1000 मार्क्स के लिए। इट इज जस्ट लाइक दैट। और शुरुआत करते हैं अब सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट सोशियोलॉजी? आई मीन टू से दैट you might be knowing well about the disciplines like साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने आसानी से सुना होगा, आप आम बोलचाल की भाषा में भी साइकोलॉजी का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बोल देते कि भाई वो मूवी देखी थी, देखो उसमें वो साइको लग रहा था, या मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप देखते हैं। तो सोशियोलॉजी थोड़ा एज लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में इतना एज सच यूज़ नहीं होता। तो आप देखोगे कि मैं साइकोलॉजी वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सभी डिसिप्लिन्स की मदर की बात करें, चाहे सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, पबएड हुआ, PSIR हुआ, ये सब है, तो सब डिसिप्लिन्स की जो मदर है वो है आपकी फिलोसफी। और सोशियोलॉजी की खास बात ये है कि ये यंगेस्ट, और आप इतना कह सकते हो कि वन ऑफ द यंगेस्ट डिसिप्लिन है, सबसे जवान सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी। मतलब बहुत बाद में आया है सोशियोलॉजी, और इसने अपनी इतनी पकड़ बनाई है, इतने फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया है जिसे आप देखोगे। और सोशियोलॉजी को जानने के बाद यू विल नेवर बी द सेम पर्सन। एक बार आपने सोशियोलॉजी पढ़ा, आप वो सेम पर्सन कभी रहने वाले ही नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस और एक कॉमन मैन का थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे आम इंसान चीज़ों को प्रीजुडाइज रखता है। प्रीजुडाइज मीन्स, अब मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करूंगा जिससे आपको लगेगा कि थोड़े भारी भरकम वर्ड है, तो उनसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार लगेगा, क्योंकि पहली बार सुने होंगे, और बार बार सुनोगे। वो मेरा काम है कि आपको उनसे बार बार मैं रूबरू कराता रहूँ, तो एकदम घबराना नहीं है, वो मेरा काम है, आपको मैं पैरेलल डोज देता रहूँगा, और फिर आप, मैं जैसे एक वर्ड बोलूँगा आप खुद बोल दोगे सर कि हाँ दूसरा वर्ड तो ये आएगा। तो ये मैं ओरिएंटेशन आपको दे रहा हूँ, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना। तो लेमैन पर्सन कोई भी हर एक चीज़ को ना प्रीजुडाइज लेके चलेगा। प्रीजुडाइज इन द सेंस की बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? जैसे बिलीफ है, बिलीफ्स बोल लो या बिलीफ सिस्टम बोल लो, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है एक फीलिंग होती है, डेट समथिंग इज ट्रू। आपको लगता है कोई चीज़ देख के कि ना ये चीज़ ठीक है,
ये चीज ऐसी है, वो बिलीफ होता है ऐसे। और इस बिलीफ को ना जब ओवर जनरलाइज कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका एक प्रीजुडाइस, एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। इसको भी हम सोशियोलॉजी के बाद में हमारे चैप्टर्स आएंगे हमारे सिलेबस में, वहां पर हम पूरा खोल के करेंगे कि क्या रोल है प्रीजुडाइस का और स्टीरियोटाइप्स वगैरह का। अभी जस्ट आपको मैं एक उनसे रूबरू करा रहा हूं कैसे हो जाता है प्रीजुडाइस और स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जाम्पल किसी कम्युनिटी को लेकर आप कह देते हो कि वो वैसी ही कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल कि यहीं राजस्थान की एक कम्युनिटी को ही ले लेते हैं, मारवाड़ी से ले लेते हैं, आपको लगता है कि वो एकदम जो है बहुत मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब किसी मारवाड़ी फ्रेंड से मिलोगे आप सोचोगे कि एकदम मेटेरियलिस्टिक होगा, तो वो आपका ऑलरेडी जो आप थॉट लेके चल रहे हो क्या आपका प्रीजुडाइस है। हो सकता है कि वो ना भी हो, पर आप कैरी किए हो उस थॉट को। यही पर्सन है कि एक जब बंदा सोशियोलॉजी पढ़ लेता है तो वो कभी वो सेम पर्सन नहीं रहता, वो हमेशा के लिए बदल जाता है, एक आम इंसान नहीं रहता। ये खूबसूरती है सब्जेक्ट की, चीजों को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। अब आप चीजें करते जाओगे आपको पता चलेगा कैसे जेंडर अलग होता है, सेक्स अलग होता है, काफी चीजें और आएंगी, आपको पता चलेगा कोई औरत पैदा नहीं होती, औरत को या तो बनाया जाता है या वो खुद बनती है। बहुत ब्रिलियंट सब्जेक्ट रहेगा ये हमारा। आप देखोगे कैसे कैपिटलिज्म है, कैसे आपको बोर्डम आपने सुना होगा, ये कैसे कैपिटलिज्म से लिंक है, कैसे आपको ऐड दिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट आपके सामने लाए जाते हैं, उसमें दिखाया जाता है आप बोर हो रहे हो गैजेट्स लाइए, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको कैपिटलिज्म का मार्केटिंग का शिकार बना लिया जाता है। तो ये सब चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। इतना ब्रिलियंट, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये कि यूपीएससी में तो हेल्प करेगा ही करेगा मेंस के लिए, और आपकी लाइफ में एक इतनी वैल्यू इनकलकेट कर देगा कि यू विल नेवर बी द सेम पर्सन, मार्क माई वर्ड्स। तो ये हमारी जर्नी रहेगी। आप ये मान के चलिए कि 5 मंथ्स की जर्नी रहेगी कोर्स की। थोड़ा ज़्यादा ही बोला है ताकि अच्छे से कवर कर पाएँ। इसमें पेपर 1 हुआ आपका 3 मंथ्स के अराउंड ले लेता है, इसमें पेपर 2 आपका 2 मंथ्स के अराउंड ले लेता है, फिर उसमें PYQs वगैरह डिस्कस करते हैं। और फिर आप एक बार सोशियोलॉजी में करंट अफेयर के रोल की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर का रोल सोशियोलॉजी में ऐसा है कि कुछ अलग से नहीं कराना पड़ेगा। जैसे ही आपका सोशियोलॉजी के स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आप ही खुद मेरे पास लाओगे कि सर आज न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आजकल वो आई हुई है, क्या सॉन्ग आया हुआ, ओ सजनी आया हुआ है, लापता लेडीज, हाँ लापता लेडीज आया हुआ है तो एक लेमन पर्सन जाएगा मूवी की तरह देख के आ जाएगा। एक सोशियोलॉजिस्ट होगा, सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ होगा, उस बंदे को पता होगा कि क्या है ये। आई मीन टू से कि एक मैन का जो ट्रेडिशनल रोल होता है, एक डोमिनेंट रोल होता है, वो क्या होता है, वुमेन को एक डोमिनेट करने वाला एक इनसेंसिटिव रोल होता है, जो एक ट्रेडिशनल रोल हम देखते हैं। लेकिन आपने उस मूवी में देखा होगा कि उसको कैसे दिखाया गया है, एक सेंसिटिव पर्सन दिखाया गया है और कंपैशनेट पर्सन दिखाया गया है। ये एक मतलब एक स्टीरियोटाइप को देखो, आप फिर से वही वर्ड आ गया। अब यही खूबसूरती है सब्जेक्ट की। अब मैंने पहले वर्ड बोला था प्रीजुडाइज स्टीरियोटाइप, तो आपको लगा हुआ कि मतलब रैंडमली यूज कर दिया, लेकिन एक बार आपको रूबरू कराया तो अब सेकंड टाइप आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर वो स्टीरियोटाइप तो वो बोला था वही चीज है। तो ऐसे चीजें बार बार आएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब चीजें माइंड में जो है इनग्रेन हो गई। तो उसमें स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया गया है कि देखो मैन का ये रोल है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया है, होता रहा है। बट एक सोशियोलॉजी पढ़ने वाला बंदा क्या करता है, चीजों को पैटर्न से देखता है, प्रीजुडाइज पाल के नहीं रखता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो फिर आप देखोगे कि आप एक रोबोट की तरह काम नहीं करोगे, आप चीजों को पर्सपेक्टिव में समझोगे। तो ये सोशियोलॉजी की कुछ खूबसूरतियां हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या। तो पूरे सोशियोलॉजी के सिलेबस को अगर मैं थोड़ा सा 3-4 पिलर पे कसना चाहूं कि मतलब पूरी सोशियोलॉजी के दौरान आप कहां घूमोगे, अगर एक मैं ब्रॉड आपको एक खाका खींचना चाहूंगा अगर मैं पूरा फ्रेम लेकर, तो वो मैं बात करने वाला हूं। 3-4 कुछ पिलर्स हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, यहां कोई बाउंडेशन नहीं है ना, कोई लॉ एज सच लगा हुआ है। आई मीन टू से कि अगर कोई लड़का यहां किसी लड़की को प्रपोज करना चाहे या कोई लड़की किसी को प्रपोज करना चाहे, एज सच तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकता है, फिर क्यों नहीं कर रहा है। या यहां कोई एकदम अचानक से खाना खाना चाहे या कुछ रैंडमली एक्ट करना चाहे, हम सब बैठे हैं, किसी को अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है और वो कुछ अलग से अपनी सीट डाल के बैठना चाहे, तो शायद उसको एकदम अजीब लगेगा, कर नहीं पाएगा। मतलब क्या है जो उसे रोक रहा है। या थोड़ा ऐसे समझिए कि आप क्रोमा के शोरूम पे जाते हो तो वहां पे आईफोन लेते हो, हाँ, तो आईफोन की बार्गेनिंग करते हो कि भैया ठीक ठीक लगा लीजिए। जबकि सब्जी मंडी में जाते हो तो वहां बार्गेनिंग करते हो कि नहीं भैया यहाँ लगा लीजिए। अगर टेक्निकली सोचिए, अगर थोड़ा रैशनली, अगर एकदम
मशीन की तरह ना सोचे और थोड़ा अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के सोचे, तो कहाँ मेरा अपनी जो है बार्गेनिंग पावर लगानी चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, कॉस्टली है, तो आईफोन महंगा है, वहाँ जाके बोले कि भैया ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, 90,000 थोड़ा ठीक ठीक लगा लिए, 88 कर दीजिए, 87 कर दीजिए, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे। हाँ, नाई मॉल में जाके बोलेंगे, है ना, कि ये कैल्विन क्लेन है, आप ये शर्ट है थोड़ी सस्ती कर लीजिए, नहीं बोलेंगे। लेकिन मार्केट में अगर 50 रुपए की भी कोई 1 किलो सब्जी नहीं भैया इसको 45 कर ली, तो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? यानी कुछ तो है। अब आपने कुछ चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था आज तक लाइफ में कि ऐसा ही होता है, हम गए मॉल में बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, सब्जी मंडी में गए बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ले पर्सन तो अपनी जिंदगी ऐसे ही चलाएगा सारी, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि उसको कौन चला रहा है। एक बार सोशियोलॉजी पढ़ोगे तब दिमाग की खिड़कियां खुल के आएंगी कि कुछ चीजें हैं जो चलाई जा रही हैं और कुछ हद तक हम उनको फिर तोड़ पाएंगे। तो रोबोट की तरह चलना इट्स नॉट वे। तो सोशियोलॉजी को आप देखना, आप जी पाओगे, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, फाइन। और आप इसमें ये देखिए कि एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी। ये ब्रांच क्या कहती है कि कुछ एक्सटर्नल लॉज हैं। लॉज का मतलब क्या है, ये लॉ की बार बात होगी इसमें, मैं क्यों कर वर्ड यूज कर रहा हूं लॉ, आपको पता चल जाएगा। बस एक बार थोड़ा रूबरू करा रहा हूं चीजों को, थोड़ा मोटा मोटी जो है अपने दिमाग में डालने की, हाँ सर ने ये बोला था, बाद में फिर काम आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी डिसिप्लिन है, आई डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके कुछ पिलर्स, कुछ उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है जिनको यूज करना पड़ता है, और यही एक डोमिनेंट जो है पैराडाइम चलता है। तो मैक्रो सोशियोलॉजी वाले बोलते हैं कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर, और वो उसको गवर्न करते हैं। जैसे मैंने आप बोला कि क्लास के अंदर जो है कोई प्रपोज नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा खुल के तो नहीं कर सकता कि भाई मैं पढ़ाने लग रहा हूँ और यहाँ पे गुलाब लेके वहाँ अपना प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकता है। वैसे तो करने कोई रुकावट नहीं है। ऐसे क्रोमा का मैंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ बार्गेनिंग अब करने को तो कोई कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्यों? क्या हो सकता है कारण? मे बी सेल्फ एस्टीम, प्रेस्टीज। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं जो उसको रोक रही हैं। तो ये जो स्कॉलर्स हैं, जो मैक्रो सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो गवर्न करती है इंडिविजुअल बिहेवियर को, इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर को। अब देखो, मैंने इसलिए साइकोलॉजी का पहले जिक्र किया था। अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की तरफ जा रहा मामला, तो उसके लिए भी सब्र रखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि साइकोलॉजी से सब्जेक्ट कैसे अलग है। थोड़ा ऐसे मान के चलिए कि साइकोलॉजी एकदम इंडिविजुअल तक सीमित हो जाएगी, लेकिन जब उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को ग्रुप के अंदर स्टडी करने की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी। एक तरह से इंडिविजुअल माइंड की बात ना करके ग्रुप माइंड की बात करेंगे, पर्सन इन ग्रुप की बात करेंगे, पर्सन इन कलेक्टिविटीज की बात करेंगे। ऐसे समझिए, थोड़ा मोटा मोटा, यानी कुछ एक ब्रॉड व्यू हम ले रहे हैं चीजों का कि इस तरह का एक खूबसूरत ये सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद तो जब हम अपने करिकुलम के एकदम स्टार्ट करते हैं, आज तो जस्ट ओरिएंटेशन है, जिसके बाद हम अपना करिकुलम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर हर एक चीज को टर्मिनोलॉजीज के साथ एक प्रॉपर वे में डिटेल में बढ़ेंगे, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पीवाईक्यूज वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए। खैर, कैसे होता है, मान लो कि ये मानते हैं कि इंडिविजुअल जस्ट एक एटम की तरह है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करेंगी? इसको गवर्न करेंगी, डोमिनेट करेंगी। और ये क्या है? तो इसको जो मैक्रो सोशियोलॉजी वाले स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ना, ये एक पैसिव है। पैसिव मतलब ये एक्टिव नहीं है, इसका खुद का दिमाग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दैट। इसको बाहर की फोर्सेस चला रही हैं हमको, यानी हम खुद गवर्न नहीं कर रहे हैं, हमको बाहर की फोर्सेस चला रही हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। मतलब कि इंडिविजुअल जो है यहां पर, मान लो ये इंडिविजुअल है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल आपका पैसिव है, एक्टिव नहीं है। इसी को मैं से कह सकता हूं कि ये एक्ट नहीं करता, क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे, मतलब क्या रोबोट की तरह जीते हम? कितनी आप हम लाइफ में देखते हैं, सुबह से शाम तक हम जीते हैं, तो कितनी जगह हम अपने मन की ना करके कुछ बाहर की फोर्सेस हमें गवर्न करती रहती हैं। और वो लॉ भी नहीं होता, जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया, कोई लॉ नहीं था कि वहां पे आप जाके बार्गेनिंग नहीं करोगे या ऐसा कुछ नहीं करोगे, फिर भी ऐसा हुआ। तो ये है माइक्रो सोशियोलॉजी वाले बंदे। अब ठहर जाओ, अब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है जो एकदम इसका अपोजिट बात करेंगे, और वो है माइक्रो सोशियोलॉजी वाले। सोशियोलॉजी की दो ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, फिर से आपके ध्यान में ला दूं, एक मैक्रो सोशियोलॉजी, एक माइक्रो सोशियोलॉजी।
तो मैक्रो सोशोलॉजी में बता चुका हूं कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, यानी सोशल बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं, उसको एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स गवर्न करते हैं। वो एक पैसिव है, एक्टिव नहीं है। लेकिन इस बात को खारिज कर देते हैं आपके माइक्रो सोशोलॉजी वाले। ये कहते हैं नहीं, इंसान शातिर है, इंसान का दिमाग भी शातिर है, इतना सीधा नहीं है इंसान, वो कॉन्शियस बीइंग है। मैं ह्यूमन इज ए कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस बीइंग का मतलब वो अटैच करता है मीनिंग हर एक चीज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बाहर की फोर्सेस उसे चलाती हैं। अब देखो यही, अब आप देख रहे होगे दिमाग की खिड़कियां खुल रही होंगी, थोड़ा दिमाग में एक अनईज सा भी महसूस हो रहा होगा कि मतलब ये कैसी मतलब बात आ रही है। हम तो काफी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चले हुए थे। तो ये अनईज आना ही अपने आप में अच्छा है। अनईज नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ना। जैसे एक कहावत है कि फूल्स आर नेवर कंफ्यूज्ड। जो मूर्ख है ना वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, उसके पास हर एक जवाब का आंसर होता है। और इग्नोरेंस जो होती है इज नॉट ए शेमफुल। कि इग्नोरेंस, आपको किसी चीज का पता नहीं है ना, वो शेमफुल बात नहीं है। लेकिन आपको इग्नोरेंस और इस चीज का प्राइड है, इट इज एन शेमफुल एक्ट। तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, चीजों को एकदम इंटरेस्टिंग वे में, एक एंगेजिंग वे में, और एक वेट करते हुए कि देखो कितनी एकदम चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, हम देख पा रही हैं। और डेट्स व्हाई आई सेड कि यू विल नेवर बी द सेम पर्सन। फाइन, तो बढ़ते हैं इसमें। तो कॉन्शियस बीइंग बोलता है कि ह्यूमंस क्या है, कॉन्शियस बीइंग है। कॉन्शियस मतलब उसके अपने दिमाग में डिसीजन लेने की क्षमता होती है। वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। एज सच बाहर की जो फोर्सेस आती हैं, हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, ये माइक्रो सोशोलॉजी वाले जो है ये मैक्रो स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट नहीं कर रहे। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि आप इस उम्र में शादी कर लो, आप बच्चे पैदा कर लो। ये इस चीज के ऊपर, अब देखो, अब मैंने एक वर्ड यूज कर दिया इंस्टीट्यूशन, उसका ही बता देता हूं फिर वापस लौटता हूं। सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस? सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके जस्ट मान लो फैमिली है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या होते हैं, मतलब ये एक सोशल ऑर्डर आपका क्रिएट करके रखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं अब माइक्रो सोशोलॉजी में कॉन्शियस बीइंग के ऊपर कि होता क्या है कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो आपके कॉन्शियस बीइंग है, और इसमें क्या है, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इतना एज सच जो है वो दबाव नहीं डालते। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं मीट का। इंडिया में कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पर नॉन वेज को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मतलब आपको लग रहा हो कितना अजीब बात है। या कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि जापान है या श्रीलंका है, यहां पे फिश को, मछली को, जो कि एक सी फूड है, उसको खाना एज सच नॉन वेज नहीं माना जाता। हम यहां, हमारी कल्चर क्या है, हमारी कल्चर में फिश खाना, मछली खाना क्या होगा, नॉन वेज खाना ही होगा। लेकिन जापान हुआ या श्रीलंका हुआ तो वहां पर आप फिश खा रहे हो। तो उनके जो बुद्धिज्म के जो आइडल्स हैं उसमें क्या है कि जो ले पर्सन है, मीन्स की जो मोंक नहीं है, मतलब जो बौद्ध भिक्षु नहीं है, एक तरह से ले पर्सन है, कॉमन पर्सन है, वो अगर फिश वगैरह खा रहे हैं तो उनको अलाउ है, उनको एज सच नॉन वेज नहीं माना जाता। लेकिन हमारे यहां माना जा रहा है या यूएस की तरफ माना जा रहा है। तो ये बात क्या सिद्ध कर रही है, ये बात ये सिद्ध कर रही है कि कोई भी एज सच यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो हर जगह एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल जो है अपना माइंड लगा रहे हैं। यानी कितना उलट बात जा रही है पहली जो हमने बात की है मैक्रो सोशोलॉजी के, और यही खूबसूरती है ना, कि हम दोनों व्यू पॉइंट को समझ पा रहे हैं, देख के चल पा रहे हैं। एक ले पर्सन की तरह एक लकीर के फकीर होकर नहीं चल रहे कि केवल इसी लेवल पे सोच पा रहे हैं। तो हमने चीजों को बैलेंस करके चलना है। अब चीजें बड़ी डिटेल में जाएंगी, वो जब हम करिकुलम आगे करेंगे उसमें। और हम क्या करेंगे, एक पहली बात हम कर चुके हैं कि इसमें हम मैक्रो सोशोलॉजी वाली बातें देखेंगे, दूसरी मैंने बताया इसी से लिंक्ड माइक्रो सोशोलॉजी वाली बातें देखेंगे। और हाँ, एक माइक्रो सोशोलॉजी का एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक ध्यान में आ गया एग्जांपल। एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में क्या हुआ था, जापान के और अमेरिका के स्टूडेंट्स को, जापान और अमेरिका के स्टूडेंट्स को 3 पिक्चर्स दिखाई गई थी। मतलब
छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 पिक्चर दिखाई गई थी। एक दिखाई गई थी उनको बनाना, एक था मंकी और एक था पांडा। पांडा आपको पता ही होगा, बियर की तरह जो होता है। तो ऐसे ही अमेरिका में दिखाई गई वहां के स्टूडेंट्स को बनाना, मंकी और पांडा। एक स्टडी की गई और इस स्टडी में क्या कहा गया कि आप स्टूडेंट्स को कि आप रिलेट करिए चीजों को। तो जापान में स्टूडेंट्स ने क्या किया कि बनाना को लिंक किया है मंकी से, लेकिन अमेरिका में स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मंकी को लिंक किया है पांडा से। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे फर्क है कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर। उन्होंने ऐसे लिंक किया कि मंकी जो है वो बनाना खाता है, और अमेरिका वालों ने लिंक किया है कि मंकी और पांडा दोनों क्या हैं, एनिमल हैं। तो एक बात तो साबित हो रही है कि कोई भी चीज एज सच यूनिवर्सल नहीं है, कोई भी चीज एज सच पैटर्न नहीं है। इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियस बीइंग लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन पहले वालों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नहीं, पैटर्न है, इंडिविजुअल तो एकदम पैसिव है, वो एक्ट नहीं करता, वो तो बस रिएक्ट करता है, बाहर से सोशल फोर्सेज आती हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। तो ये दोनों चीजों को और डिफरेंस इसमें क्या है और डिटेल में क्या है, वो जब हम करिकुलम करेंगे तो टर्मिनोलॉजीज के साथ एग्जांपल लेते हुए, स्कॉलर्स के नाम डालते हुए आगे बढ़ जाएंगे। खैर, तीसरी बात पे आते हैं, मैक्रो, माइक्रो, और तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा हमारा सोशल ऑर्डर। तो सोशियोलॉजी में हम सोशल ऑर्डर के लिए बराबर कंसर्न रहेंगे शुरू से लास्ट तक, यानी कुछ मेजर थीम्स ऐसी हैं जो आपकी हमेशा चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है कि हाँ ये केमिकल वगैरह सब हम पढ़ते रहेंगे, मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हाँ ये कुछ फॉर्मूले हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही सोशियोलॉजी में मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूं ताकि आपको एक पता चले कि हाँ ये है, ये ब्यूटी है सब्जेक्ट की। तो सोशल ऑर्डर के कंसर्न में रहेंगे। सोशल ऑर्डर क्या होता है, इस पे बात करते हैं। आप सोशल ऑर्डर इज जस्ट लाइक सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप अगर अपने समाज के चारों ओर नजर घुमाएं और देखें तो क्या एक स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो आप पाएंगे कि एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि छोटे बच्चा है, उसको स्कूल में भेजा जाता है, फिर वो अपना बड़ा होता है, जॉब वगैरह वो सब करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, है ना, और फिर अपनी लाइफ को कैरी करता है। इस तरह से आप फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन को लेके चलिए। क्या कहीं पर डिसरप्शन दिखता है, कहीं कंफ्यूजन है कि अब क्या करें, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार आपको क्राइम भी देखने को मिलेंगे, कई बार कोई बंदा हो सकता है सिंगल भी रह रहा हो, शादी ना कर रहा हो, तो इनको हम ये नहीं कहेंगे, वो एक्सेप्शंस हैं, रेयर केसेस हैं, और वो हो सकता है क्राइम हो रहा हो कहीं पे तो डेविएशन हो, एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। तो हम उस पर चलेंगे अपनी प्रॉपर जो जनरल थिंकिंग है। तो सोशल ऑर्डर का मतलब सोशल स्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी टूटती है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आया था आपका पेंडेमिक, तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि उस दौरान क्या हो गया था, सोशल स्टेबिलिटी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कुछ स्केप्टिक हो गए थे, एकदम जिनके इतने खास रिलेशंस थे वो भी एक दूसरे को थोड़ा संदेह की नजर से देख रहे थे। तो वो एक तरह से केओस और डिसऑर्डर वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद ऑर्डर दोबारा रिस्टोर हो गया। बड़ा आसान से सोच लेते हैं इसको एक थोड़ा सा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ह्यूमन बॉडी को लीजिए। आपकी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कई बार डिसऑर्डर आ जाता है। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो एक डिसऑर्डर आ गया, एक स्टेबिलिटी नहीं आई बॉडी के अंदर, एक टेंशन और एक चिंता, तनाव आ गया कि ये क्या है। तो वो क्या है, एक प्रकार का सोशल डिसऑर्डर है। फिर हमने क्या किया, संदीप महेश्वरी का एक लेक्चर लगा लिया और हमारा सोशल ऑर्डर वापिस आ गया। ठीक है, खैर मतलब एक चीजों को रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि क्या है। ये है सोशल ऑर्डर। तो आप देखेंगे कि जो हमारे सोशोलॉजिकल थिंकर हैं सोशल ऑर्डर को लेकर बराबर कंसर्न रहेंगे कि सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर क्यों ब्रेक डाउन होता है, और फिर ब्रेक डाउन हो गया, अगर सोशल डिसऑर्डर आ गया तो वो दोबारा से फिर सोशल ऑर्डर कब कायम होगा, इस चीज को लेकर वो बराबर उसके बारे में सोचेंगे। और इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब चिंता मत करना कि ऐसा वर्ड क्यों बोल दिया मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो इसीलिए ताकि ये सब चीजें हमारे करिकुलम का पार्ट है और मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी आप इन चीजों से फैमिलियर हो गए। कुछ भी नहीं है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था 17वीं सेंचुरी में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसका एक छोटा सा आपको ब्रीफ व्यू देता हूं। इस दौरान क्या हुआ था कि हाथों को रिप्लेस कर दिया था किसने, मशीनों ने, ऐसा मान लो। उसका नतीजा क्या निकला, मास प्रोडक्शन हुई।
ये एक एरा था, एक युग था फैक्ट्री ग्रोथ का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज एन एरा ऑफ फैक्ट्री ग्रोथ व्हेन machine replaced hand, and it is characterized by features like sexual division of work. अब मैंने एक वर्ड यूज किया है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? पहले क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले फैक्ट्रियाज नहीं थी यहां पे, तो क्या था, कोटेज इंडस्ट्री थी। आपने सुना होगा कि घर पर ही मान लो लिज्जत पापड़ है, अचार है, तो घर पे ही बना रहे थे। कौन बना रहे थे? हस्बैंड और वाइफ मिलके बना रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक दिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रियां खड़ी हुई, और फिर क्या नतीजा निकला, मैन माइग्रेट कर गया अर्बन सेंटर की ओर, सिटीज की ओर। तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमी में चेंज आने का असर किस में देखने को मिल रहा है? सोसाइटी में। मतलब चीजों को आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके चलिए। जैसे कि आप ये देखिए, मैन ने माइग्रेट किया है बाहर, तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहा है। अब मैंने एक वर्ड फिर यूज किया है, न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली होती है। एक होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मान लो कि आपके दादा दादी और वो सब जुड़े हुए हैं साथ में। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब वो हस्बैंड है, वाइफ है, और उसका जो एक दो बच्चे हैं वो सब है। दादा दादी और वो सब एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर की ओर निकल गया। लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली एज सच नहीं रही है। इन द सेंस एग्जांपल की, अगर यूरोप की तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो वहां पर क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, उनके एक्सटेंडेड लिंक्स नहीं रहे हैं। मान लो नाना नानी और वो सब दूर के, वो नहीं रहे हैं लिंक्स, वो भूल गए हैं अब सिस्टम। फिर वो मदर्स डे और फादर्स डे मना रहे हैं। ठीक है, इतना मतलब फर्क पड़ गया चीजों में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो कल्चर डीपली रूटेड है, जड़ों अंदर तक गई हुई हैं। तो हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली तो आई है, लेकिन हमारी मम्मी ना नानी से भी बात करा देती है फोन पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि चीज इतनी ना सिंपल नहीं है जैसे हम लाइफ में चीजों को सिंपल लेके चलते हैं। चीजें थोड़ी सी मॉडिफाइड है, तो उन चीजों को हमें बारीकियों को समझते हुए चलना है। ये भी कंपैरिजन करेंगे कि वेस्टर्न सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, वो चीजें भी हमारी सामने आएंगी। खैर, इसमें हम चौथी बात कर लेते हैं, सोशल ऑर्डर के बाद हम किसकी बात करेंगे? तो देखो, फिर हम इसमें बात करेंगे सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटीज की किसमें? इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या फिनोमिनास। लिख देता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। इन डिफरेंट बोल लो या सीमिंगली डिफरेंट। सीमिंगली डिफरेंट का मतलब जो लगने में अलग लग रहे हैं, हो सकता है वो एक हो। और सीमिंगली वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे डिफरेंट लिख देता हूं। तो सिमिलरिटीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बोल लो या फिनोमिना बोल लो। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया, सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल सिस्टम की तरह ही होते हैं। मान लो फैमिली है, रिलीजन है, कास्ट है ना, तो ये सब आपके क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। इनको भी हम प्रॉपर पढ़ेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा वर्ड से फैमिलियर करा रहा हूं ताकि एक बार करिकुलम चीजें। हाँ, ऐसा है कि जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, अगर इन दोनों चैप्टर को हम अच्छे से कर लेंगे ना, चीजें की आगे जो चीजें आएंगी इनके बाद जो टॉपिक्स आएंगे ना, वो एक केक वॉक होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये दोनों चैप्टर के बारे में बता दूं, पहला चैप्टर 30 नंबर का है, मतलब आता है लगभग जो देखा गया ट्रेंड, और दूसरे वाले का 40। यानी कुल मिला के ये दोनों जो हैं आपके पेपर 1 के फर्स्ट और 1 और 2, ये आपके 70 नंबर के हो गए। और खास बात ये है कि ये कंपलसरी सेक्शन में आएंगे आपके। आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है वो 2 तरह के हो जाते हैं, कि कुछ कंपलसरी होते हैं, फिर आपके चॉइस आ जाती है इनमें से कर सकते हैं, तो आपके मेनली कंपलसरी में देखने को मिलेंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर से हैं। और ओरिएंटेशन जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर की ओर जाएगा। अच्छा, कई टीचर हैं जो क्या करते हैं, थिंकर से शुरू करा देते हैं, तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं बताऊं, आपको पता भी चल जाएगा कि थिंकर से शुरू कराना क्यों अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हमने पहले सब्जेक्ट से रूबरू हो रहे हैं, और फिर जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा हमारा सिलेबस का, वो क्या है कि सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन, तो उसमें हम और ज्यादा रूबरू होंगे। फिर सोशियोलॉजी एज साइंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर वहां से रिसर्च मेथड से होते हुए फिर हम थिंकर की ओर आएंगे। फाइन। तो सिमिलरिटीज की हम बात कर रहे थे कि सिमिलरिटीज इन डिफरेंट फिनोमिनास। एक कॉमन पर्सन है, एक लेमन पर्सन है, वो तुरंत बता सकता है दो चीजों को देख के कि दो चीजें अलग कैसे हैं।
लेकिन एक सोशोलॉजिकल एंगल से आप चीजों को देखोगे, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे, तो आप बताओगे कि दो चीजें अलग हैं और उनमें सिमिलरिटीज क्या हैं। मतलब देखो सब्जेक्ट की खूबसूरती, ये तो कोई भी बता देगा कि हाँ ये रिलीजन है, ये कास्ट है, ये अलग कैसे है। लेकिन ऐसे बताना कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं, ये एक सोशोलॉजिकल एंगल बताएगा आपका। और सोसाइटी के बीच रह रहे हैं हम, तो चीजों को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फोर्थ वाले में। कास्ट, रेस। कास्टिज्म है, रेसिज्म है। रेसिज्म आपको पता होगा, नस्लवाद, जो गोरे और काले की रंग भेद की जो नीति होती है कि ये भी चीजें आएंगी हमारी। बस आपको मोटा मोटी तो पता ही होगा कि यूरोप में, अमेरिका की तरफ जो है वो नस्लवाद की नीति रहती है कि जो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं ये काले हैं और ये जो यूरोप वाले हैं वो गोरे हैं, तो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। और कास्टिज्म आपको पता ही है सारा, इंडिया में किसको नहीं पता होगा कास्ट के बारे में। कास्ट के ऊपर भेदभाव करना, अपनी कास्ट में एक कई बार ब्लाइंड फेथ लेके चल जाना। तो ये बात तो कोई भी बता देगा कि ठीक है भाई, ये हम थोड़ी नस्ल की बात कर रहे हैं, ये जाति की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात करना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, वो सोशोलॉजिकल बंदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाम है ओलिवर कॉक्स, OLIVERCOX। पहले एक सोशोलॉजिकल थिंकर का मैंने नाम ले दिया है, मतलब ऐसा थिंकर नहीं, एक स्कॉलर का नाम लिया है। अब इसका लोड नहीं लेना कि भाई नाम ले दिया पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बस एक रूबरू करवाया। चीज़ों को जब सिस्टमेटिक करेंगे तो काफ़ी स्कॉलर आ जाएंगे, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, लोड नहीं लेना। बुक्स का ऐसा है कि कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। शौक के लिए खरीदना हो तो कोई किताब खरीद लो, मैं बता दूंगा, लाइन लगा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अच्छा लगता, थोड़ी फीलिंग आती है हाँ बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको देखना, चीज़ों को क्रिस्प लिखना है। आप देखो कि इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ पे आप पूरा, बहुत सी चीज़ें आपको केवल पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए बताई जाएंगी कि आपका एक विजन क्लियर हो जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पेपर में उतारोगे। पेपर में बड़ा टू द पॉइंट और क्रिस्प लिखना पड़ता है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि इतना स्कोप होता नहीं है वहाँ पे कहानी गाने का। टू द पॉइंट बात लिखी और नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए, तो इसलिए यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें कराई जाएंगी। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बुक्स में ना मिलेंगी, वो खुद से होंगी, खुद से मेरे एक्सपीरियंस से होंगी। तो उनको तो भैया फिर ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। अब एक बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है, दूसरा कम लेके आता है, वो यही डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रोएक्टिव है। नोट्स सफिशिएंट होंगे जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओलिवर कॉक्स की बात कर रहा था, तो ओलिवर कॉक्स क्या है? ओलिवर कॉक्स कहते हैं रेस के बारे में कि रेस जो है वो आपकी कलर्ड कास्ट है। रेस इज एन कलर्ड कास्ट। देखो ये एंगल है, और इसने कैसा कह दिया, इसने कुछ पैरामीटर्स है जिनको हम बाद में अच्छे से करेंगे, अभी जस्ट रूबरू करा रहा हूं आपको कि दोनों में एक्सप्लॉयटेशन है, दोनों में एक तबके की प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब कि उसको एक एज है और उसको खोना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल हमारे कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स की, क्षत्रियाज ऐसे लेके चले तो ऊपर की जो कास्ट है उनकी एक एज है, या ब्राह्मण्स की लेके चलो कि रिचुअल्स के ऊपर उनका एक डोमिनेंस है, और उसको ना वो डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे अनटचेबल्स की ओर या शुद्राज की ओर। अभी लोड मत लेना कि क्या जा रहा है, इसके बारे में भी हम प्रॉपर बात करेंगे कि फोर वर्ण सिस्टम हमारा जो है या कास्ट सिस्टम जो है वो सब पे बात करने वाले, क्या डिफरेंस है वर्ण कास्ट और वो सब हम करने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ऐसे इसमें भी ओलिवर कॉक्स ने क्या बोल दिया है कि जो रेस है वो एक कलर्ड कास्ट है। तो अब चीज़ें दिमाग की थोड़ी खिड़कियाँ खुल रही होंगी कि कैसे, मतलब चीज़ें जो हैं इतनी सिंपल है नहीं जो एक आम इंसान लेकर चलता है, चीज़ें थोड़ी पर्सपेक्टिव में है, कंटेक्स्ट में है। और इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि सेक्स और जेंडर। सेक्स और जेंडर को एक नॉर्मल पर्सन क्या लेके चलता है, दोनों के यहाँ लगभग सेम ही है, पर ऐसा थोड़ी है। सोशियोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि सेक्स क्या है, वो ऑर्गन है। सेक्स एक ऑर्गन है, जबकि जेंडर क्या आपका रोल है। रोल इन द सेंस कि जो आप रोल प्ले करते हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन, मान लो कि सेक्स है मेल या फीमेल, जेंडर के रोल के कारण क्या है, मैन या वुमेन। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सेक्स तो है उसका
फीमेल, वो बोर्न तो हुई है फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ, लेकिन वो रोल क्या प्ले कर रही है, मैन वाला, मैस्कुलिन। मान लो शर्ट डाल रही है, डोमिनेंस कर रही है, सिगरेट पी रही है, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल रोल से देखें तो ये मैन का एक रोल आता है, एज सच वुमेन का रोल तो नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो, चीज़ इतनी सिंपल नहीं है जो एक इंसान अपनी लाइफ में लेके चलता है कि हाँ ये है। लाइफ बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको उसकी परत को निकाल लेगी सोशोलॉजी, चीज़ों को खोल लेगी सोशोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल साइमन डी बिवेर, ये सब मैं नाम लिखवा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा रूबरू करा रहा हूं चीज़ों से, लोड नहीं लेना जैसे नाम लिया है, बस बता रहा हूं कि ये क्या कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट बोर्न अ वुमेन। क्या कह रही है कि यू आर नॉट बोर्न अ वुमेन, आप वुमेन पैदा नहीं हुए हो, यू आर मेड वुमेन, या तो तुमको वुमेन बना दिया गया है, एंड यू हैव बिकम वुमेन, या तुम खुद ही वुमेन बन गई हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे वुमेन बना दिया गया, एक लड़का होता है घर में, बेबी होता है एक, मान लो एक मेल बेबी है एक फीमेल बेबी, ऐसे मान लो एक गर्ल है एक बॉय है, एक बॉय है एक गर्ल है। तो आप देखोगे कि लड़की को कौन से खिलौने लाके दिए जाएंगे, आप खुद ही सोचो। आपको मैं मतलब चीज़ों को थोड़ा ठहरो, यहाँ पे पॉज लो और खुद सोचो कि कैसे खिलौने दिए जा रहे हैं लड़की को लाके, और लड़के को कौन से खिलौने दिए जा रहे हैं लाके ना। लड़के को गन दी जाएगी लाके, थोड़ा सा गाड़ी वो सब लाके दी जाएगी, और वुमेन को किचन सेट लाके दिया जाएगा। तो क्या हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा कब उसकी कंडीशनिंग होगी, कब उसको जो है वो बना दिया, उसकी इंडिविजुअलिटी कहाँ रही, वो तो डिसीजन ले ही नहीं पाई कभी। तो ये सब आप पता चल रहा है चीजें कैसे लिंक हो रही हैं सोशोलॉजी में, कैसे अंडरकरंट चल रहे हैं। अंडरकरंट का मतलब चीजें के कैसे पैटर्न चल रहे हैं। मैक्रो सोशोलॉजी वाले भी बोल रहे थे ना वहां पर कि चीजें पैटर्न में है, कि आपको तो पता ही नहीं चला कि कब आपको बना दिया गया, कि आप तो बोर्न तो हुए थे गर्ल और फिर आपको वुमेन की तरफ निकाल दिया गया, आपकी कोई चॉइस नहीं रही। इस तरह की बात मैक्रो सोशोलॉजी वाले बोलते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं एक हमारे और स्कॉलर हैं जिनका नाम है जिगमट बोमेन। ये बोलते हैं कि सोशोलॉजी जो है, अब हमारी इतनी बात तो एक, ये क्या आया, वो डिलीट का ऑप्शन आया था वहां पे। हाँ पता नहीं कैसे आया, रीस्टार्ट करके देखो। हाँ चलो ठीक है, अच्छा प्लस कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। खैर हम बात कर रहे थे, डिसरप्शन हो गई थी विंडो की। तो सोशोलॉजी सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस। हम सोशोलॉजी में 4 पिलर पे बात की थी, मैक्रो सोशोलॉजी पे बात की थी, हमने माइक्रो सोशोलॉजी पे बात की थी, हमने बात की थी सोशल ऑर्डर के बारे में, सोशोलॉजिस्ट कंसर्न रहते हैं, हमने बात की उसके बाद की कैसे सिमिलैरिटीज देखते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में या डिफरेंट फिनोमिनाज में, है ना। फिर उसी जो हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फिनोमिनाज हैं, उनमें सिमिलैरिटीज देखते हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम कॉमन सेंस को लेके। अभी हमारे टॉपिक भी है सिलेबस में सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, लेकिन आपको उससे फैमिलियर करा रहा हूं सब सब्जेक्ट से। जब प्रॉपर करिकुलम में करेंगे तो हम इसे चीजों को खोल के करेंगे। तो यहां पर सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कॉमन सेंस क्या है और सोशोलॉजी क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखो तो कॉमन सेंस क्या है, आपकी एक रफ एंड रेडी नॉलेज है, रफ एंड रेडी नॉलेज। जबकि सोशोलॉजी में क्या है आपका, सोशोलॉजी में हम पैटर्न्स को देखते हैं, यानी कि एक कॉमन सेंस तो एक नॉर्मल बंदे में भी हो सकती है। तो कोई भी चीज देखेगा एक रफ एंड रेडी नॉलेज लगा लेगा, ठीक है। कोई मान लो उसने देखा कि
कोई जुलूस जा रहा है, कुछ काफ़ी लोग जा रहे हैं झंडा उठाए हुए हैं, तो देख लेगा कि कोई ना कोई यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होगा, कोई प्रोटेस्ट चल रहा होगा, तो रफ एंड रेडी नॉलेज है। लेकिन एक सोशोलॉजी वाला बंदा होगा तो पैटर्न को देखेगा कि कौन जा रहे हैं, इनका फ्लैग क्या है, लाल सलाम तो नहीं जा रहे, आई मीन टू से कम्युनिस्ट बंदे जा रहे हैं, ठीक है, या अभी पार्टी में कौन है, सरकार में कौन है, और ये जा रहे हैं ये लोग कौन है। तो चीज़ों को पर्सपेक्टिव से देखेगा इस प्रकार से। और इतना नहीं होता, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके होता है। बस ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इतना फर्क होता है। ये जो होती है ये हमारी कई बार है ना प्रिजुडाइज की बात चली जाती है, स्टीरियोटाइप की। अब देखो फिर से रिपीट होगा, तो ऐसे ही एकदम लाइफ ईजी हो जाएगी। लोड नहीं लेना हमें चीज़ों का, इतना हार्डवर्क नहीं करना है, चीज़ों को बड़ा ईजी रखना है, ना ही आपको मैं लोड देने वाला हूँ। बस वो चीज़ें आएंगी, बार बार उनसे फैमिलियर कराऊंगा और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसमें प्रिजुडाइज की तरफ बात चली जाती है, कई बार ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं, कई बार स्टीरियोटाइप हो जाता है। सोशोलॉजी के यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो कई बार वैल्यूज को लेके आती है, हम वैल्यूज डाल देते हैं। अब मैंने जानबूझकर एक वर्ड फिर यूज कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा कब आपको इंजेक्शन डोज दे दिया गया नए नए वर्ड्स का। जानबूझकर कुछ वर्ड यूज किए जाएंगे, फैमिलियर करा दिए जाएंगे, इंटरेस्टिंग चलेंगी चीजें। तो वैल्यूज की मैं बात कर रहा था। वैल्यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्या कारण है कि अब सोशोलॉजिस्ट जो होता है, जो सोशोलॉजी को रिसर्च करता है, क्या कारण है कि कोई रिलीजन को स्टडी कर रहा है, कोई कास्ट को स्टडी कर रहा है, तो ये सब क्या है? उसके वैल्यूज हैं, उसको जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू जिसको वैल्यू कर रहा है। और इसको हम प्रॉपर खोल के करेंगे हमारे उसमें। बस एक आपको जानबूझकर इसे फैमिलियर मैंने कराया है। तो कॉमन सेंस के अंदर क्या होगा आपका कि कॉमन सेंस में एजम्पशंस ज्यादा होंगी, जबकि सोशोलॉजी में हमारे क्या होंगे? पैटर्न्स होंगे। पैटर्न देखेंगे हम, पैटर्न स्टेटमेंट्स देखेंगे, लॉज निकालने की कोशिश करेंगे। देखो अब वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो पहले आपको बोली है। और सोशोलॉजी में क्या होगा? आपकी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होगी। अब ये वर्ड भी मैंने जान के यूज कर दिया, PYQ में भी आया हुआ है, CW मिल्स को लेके। छोड़ दो इसको, इतना ही देख लो, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज आपको देख के लग सकता है कि ये पर्सनल ट्रबल है, लेकिन हो सकता है वो पब्लिक इशू हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सोशोलॉजिकल बंदा ऐसा नहीं सोचेगा, वो चीजों को पर्सपेक्टिव में सोचेगा। अगर उसको लग रहा है कि कोटा में ही सुसाइड जाने लग रहे हैं इतने सारे, या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में सुसाइड ज्यादा जाने लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई विदर्भ का रीजन है इंडिया का, और वहां पे फार्मर्स के बीच में ही ज्यादा सुसाइड जाने लग रहे हैं, तो क्या करेगा? वो चीजों का पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा कि सुसाइड जा रहे हैं किस तरह के फार्मर्स में जा रहे हैं, किस रीजन में है ये, और कौन से इनकम ग्रुप के हैं, क्या इन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, क्या इन्होंने बाहर से लोन ले रखा था। तो ये सोशोलॉजिस्ट जो है आपका पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा। ये है हमारी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये फर्क होता है कॉमन सेंस में और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में। एक मैं जिगमेंट बोमेन की बात कर रहा था। जिगमेंट बोमेन बोलते हैं, बस सुन लिया नाम काफी है, आपको दोबारा आएगा तिबारा आएगा खुद ही बोल दोगे कि सर वो जिगमेंट बोमेन भी तो था। बस यही ब्यूटी है सोशोलॉजी की, और ये यही मेरा टीचिंग में रहेगा। कई जगह निमोनिक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और कई जगह जो है ऐसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में, यूनिक वे में पढ़ते हुए निकलेंगे। तो जिगमेंट बोमेन बोलते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो चीज़ों से डीफैमिलराइज कराती है। वर्ड देखो कैसा अच्छा यूज किया उसने, डीफैमिलराइजेशन, डीफैमिलराइजेशन। मतलब जिन चीज़ों से हम फैमिलियर हैं, जिन चीज़ों से हम रूबरू हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, उनसे हमें डीफैमिलराइज कराया जा रहा है कि एक बार ठहरो, रुको और सोचो, क्या आप ऐसा जो हमेशा से एज्यूम करके चल रहे थे, क्या वही चीजें थी या कुछ अलग थी। और इसमें फिर एंटनी गिडन्स हैं। अब फिर मैंने एक वर्ड डेलिबरेटली यूज कर दिया, स्कॉलर का नेम एंटनी गिडन्स। इनकी प्रॉपर बुक भी है मार्केट में, मजे के लिए पढ़ सकते हो, अगर लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग हाँ पढ़ना, वो सब, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो एंटनी गिडन्स बोलते हैं कि सोशोलॉजिकल नॉलेज जो है वो धीरे धीरे पार्ट ऑफ कॉमन सेंस बन जाती है। अब मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं इस वाले टॉपिक को, मतलब एज सच तो हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे, बस आपको एक बार चीजों को कंपाइल कर रहा हूं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हो रोल मॉडल, या आपने वर्ड सुना हो वोट बैंक। ये वर्ड जो है कॉमन सेंस में आ गए, लेकिन शुरुआत में कॉमन सेंस में नहीं थे। अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ सोशोलॉजिकल नॉलेज, और उससे किस में आ गए फिर ये कॉमन सेंस में, एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज में। अब लेमैन में हम यूज कर लेते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है, ये रोल मॉडल है,
लेकिन शुरुआत में तो नहीं थे। तो एंटनी गिडेंस इसको इस तरह से बात करते हैं। खैर, तो हमने मोटा मोटा 4 पिलर्स पे समझ लिया चीज़ों को, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉड व्यू हमारा आ गया है। जैसे कि इसमें मैं और थोड़ा सा आपको एक लिंक करके एक एग्जांपल डालूं। मैं सुसाइड का एग्जांपल दे रहा था, तो सुसाइड हमारा एक टॉपिक भी है। जैसे हमारे एक स्कॉलर हैं, आप देखोगे उनका नाम है एमिल दुर्खीम, EMILEDURKHEIM, एमिल दुर्खीम। और ये हमारे जो स्कॉलर हैं, इनको बोला जाता है हमारे रियल फादर ऑफ सोशोलॉजी। वैसे हमारे सोशोलॉजी के पिता जो हैं, फादर जो हैं, वो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, AUGUSTCOMT। करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस एक थोड़ा सा आपको चीज़ों से थोड़ा फैमिलियर कराया जा रहा है। और जो रियल फादर है वो एमिल दुर्खीम है। अब रियल फादर क्यों बोला जा रहा है, तो उन्होंने उसके लिए अथक प्रयास किए होंगे, उनके बारे में भी हम सब देखने वाले हैं। तो उनका एक टॉपिक है जो उन्होंने, जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी की है, वो है सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको वो बोल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉर्डर पे कोई सैनिक मारा जाता है तो एक लेमैन को क्या लगेगा, शहीद हो गया। लेकिन एमिल दुर्खीम बताएंगे कैसे वो शहादत तो रही होगी, ठीक, आपकी कल्चर है, जो सब कुछ है, वो एक सुसाइड था। एंड दैट वाज ए ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। हम तो जब हम सुसाइड के टाइप पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि क्या ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, ईगोइस्टिक सुसाइड है, और उन चीज़ों को भी हम अच्छे से करेंगे। तो चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं जो एकदम लगती हैं। आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म की हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म का लिंक कैसे है पॉलिटिक्स को लेके। ये सब चीज़ें हमारी इसमें आने वाली हैं। अब एक थोड़ा सा इसको लिंक कर लेते हैं या डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, कि मतलब सोशोलॉजी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग कैसे है। वैसे तो हमारा ये प्रॉपर टॉपिक है स्टडी करने का, जिसमें हम प्रॉपर करेंगे बाद में, लेकिन एक मोटा सा आपको थोड़ा सा फैमिलियरिटी ला दूं कि क्या फर्क है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं, साइकोलॉजी से डिफरेंस क्या है इसका। साइकोलॉजी से डिफरेंस है कि साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल को देखते हैं कि इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है। बता चुका हूं पहले। अब देखो यही ब्यूटी है, कुछ कुछ चीजें जो आप पहले बाद में आने वाली होंगी, मैं पहले ही आपको जिक्र करता रहूंगा हल्के वे में, ताकि बाद में उनका जब मैं डिटेल वे में जिक्र करूं तो आप एकदम अनकंफर्टेबल ना हो जाए कि एकदम कहां से आके खड़ा हो गया। तो शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी डोज देती जाए, मिलती रहेगी, फिर बाद में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ये टीचिंग भी रहेगा अपना। तो साइकोलॉजी में क्या है कि इंडिविजुअल के माइंड को हम स्टडी करने वाले हैं, जबकि सोशियोलॉजी में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर को या ह्यूमन सोशल बिहेवियर को। आप कह सकते हो कि हम ह्यूमन सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे, या जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप माइंड, या जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन इन कलेक्टिविटीज, इंडिविजुअल इन कलेक्टिविटीज, कि ग्रुप के अंदर कैसा बिहेव करता है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी, या स्टडी भी छोड़ दो, खुद ही कॉमन सेंस लेके सोच लो कि अगर किसी बंदे ने किसी वुमेन के साथ गलत कर दिया, और बहुत ज्यादा गलत कर दिया रोड पर, और उस समय क्या हुआ कि काफी मोलेस्टेशन कर दी, और क्या हुआ कि वहां पर जितने बंदे थे, मान लो कि 20-30 बंदे थे, तो उन बंदों ने उस बंदे को खूब पीटा, ठीक है। और फिर जब पीट लिया और अगले दिन उन बंदों से पूछा गया एक एक से कि क्या आप अकेले ये काम कर पाते, तो या खुद से सोच के देखना, एक रेड लाइट है और रेड लाइट लगी हुई है, क्या होता है, एक बंदे ने रेड लाइट तोड़ दी तो उसके बाद दूसरा भी तोड़ रहा है, तीसरा भी तोड़ रहा है। लेकिन उस बंदे जिसने बाद में तोड़ी है रेड लाइट, उन बंदों से पूछे कि अगर एकदम आपके अगले वाला बंदा नहीं तोड़ता तो क्या आप तोड़ते। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। आप देखोगे कि कैसे, मतलब अब मैं फिर से उन चीजों को रिलेट कर रहा हूं, तो ऐसे मैं बार बार चीजों को रिलेट करता रहूंगा, बार बार चीजों को रिलेट करता रहूंगा, तो आपके दिमाग में खुद चीजें बैठ जानी है। तो यही चीजें हैं कि इंडिविजुअल ना ग्रुप में एक अलग बिहेव करता है और अकेले में अलग बिहेव करता है। जब अकेले में क्या बिहेव करता है वो सब स्टडी करते हैं ना, तो बात जाती है साइकोलॉजी की ओर। अब देखो मैंने साइकोलॉजी में बिड़ते ही क्यों जिक्र किया था, आपको लगा होगा कि देखो शुरुआत में साइकोलॉजी का जिक्र किया है ना। तो चीजें ऐसे रिलेटेड है। और सोशियोलॉजी में मैंने बता दिया ये ग्रुप माइंड की तरह है कि ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल कैसे बिहेवियर करता है। और दूसरे सब्जेक्ट से ले लेते हैं, एक पॉपुलर, कई बार बच्चे यहाँ भी में कंफ्यूज होंगे कि सोशियोलॉजी ले या एंथ्रोपोलॉजी ले। एक और है इसका कजन मान लो सोशियोलॉजी का, पेपर 2 तो काफी मिल भी जाता है।
और पेपर 1 है वो थोड़ा मतलब अलग होता है, सोशोलॉजी का अलग है। जैसे पेपर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी और पेपर 2 है हमारा इंडियन सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में फंडामेंटल्स देखेंगे जिसमें हमारे मेनली फॉरेनर जितने भी फॉरेन थिंकर्स हैं वो सब हैं। जब इंडियन सोशोलॉजी आएगी पेपर 2 में, तो पेपर 2 में इंडियन थिंकर्स आएंगे हमारे, और एज सच कोई हार्ड कोई कंपार्टमेंटलाइज कोई बाउंड्री नहीं है कि इंडियन थिंकर को हम वन यूज कर सकते, वन यूज कर भी सकते हैं, और उल्टा अच्छा होता है यूज करते हैं। तो आपकी वो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि आप चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाते हो। तो यही तो खूबसूरती सब्जेक्ट की। खैर, एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि एंथ्रोपोलॉजी में और सोशोलॉजी में क्या फ़र्क है। एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी को। मैंने जान के वर्ड यूज़ किया प्रिमिटिव, ताकि बाद में आप फिर, मैं यहाँ पे ट्राइब वर्ड भी यूज़ कर सकता था, ट्राइब बोल देता हूँ। ट्राइब को बताइए होगा आपको, जनजाति, लेकिन प्रिमिटिव बोला है ताकि चीज़ें आपको, आप उनसे फैमिलियर होते रहे। लेकिन सोसाइटी में हम स्टडी करते हैं किसको, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ को। जैसे कि हमारी आसपास की जो मॉडर्न सोसाइटीज है। लेकिन आप चले गए अंडमान निकोबार पे ट्राइब को स्टडी करने, सेंट्रल ईस्ट ट्राइब पीछे न्यूज में थी आपको पता है, तो उसको कौन स्टडी करेंगे, तो किन भाई साहब को बुलाया जाएगा, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा, वो स्टडी करेंगे। लेकिन हमारे बीच के बिहेवियर को स्टडी करना है तो वो कौन स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी करेंगे हमारे सोशोलॉजिस्ट। फिर एंथ्रोपोलॉजी थोड़ी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होगी, चलो नहीं जाते हैं उस चीज में, ठीक है, इतना ही रखें, क्योंकि डिटेल में करेंगे वो सब चीजें आ जाएंगी, कोई फील्ड रिसर्च है वो सब है, थोड़ा फैमिलियरिटी के लिए मैं आपको चीजों को रख रहा हूँ। और सोशोलॉजी को लिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ तो किसी के डाउट हो कि ये ऑप्शनल रखना है या वो ऑप्शनल रखना है, तो थोड़ा एक मोटा सा ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको। तो पता चल गया कि उसमें ट्राइब्स वगैरह को स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हम मॉडर्न सोसाइटीज़ को स्टडी करेंगे, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उन चीज़ों को। और सोशोलॉजी को लिंक कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से। देखो, इकोनॉमिक्स सुनते ही दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो आंकड़ों वाकड़ों की बात हो रही होगी, क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात होगी, क्वालिटी वाली चीज़ों की बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टैक्स की बात होगी, जीडीपी की बात होगी, इन सब चीज़ों की बात होगी, फॉरेन ट्रेड की बात होगी, और ये सब चीज़ें बात होंगी, वेल्थ की बात होगी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ की बात होगी, मतलब इस तरह की बातें चलेंगी, लग रहा होगा। सोशोलॉजी में थोड़ी क्वालिटेटिव बातें होती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती, मैं खूबसूरती बता रहा हूँ सोशोलॉजी की आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने देखा है कि जो चीज़ें कभी मतलब नहीं अभी तक तो नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सोशोलॉजी पढ़ने के बाद आप चीज़ों को नोटिस करना शुरू करोगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर को भी एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू करोगे, अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आप चीज़ों को पैटर्न में देखोगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे एकदम चीज़ों को देख के कि ये क्या हो रहा है वो सब हो रहा है। जबकि लेमैन एकदम एक कॉमन पर्सन एकदम इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये हुआ वो हुआ है, आप चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में देख पाओगे। तो देखिए, जैसे कि मैन की चीज़ें हैं, वुमेन की चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, मान लो रेजर है, रेजर को वुमेन भी यूज़ करती है, मैन भी यूज़ करता है, या कोई भी है। तो आप देखना कि मोटा मोटी, ज़्यादा एक्सेप्शन में मत जाना, मतलब कॉमन सेंस की बात करें, थोड़ा कॉमन सेंस ही रखना। तो मैन की जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं और वुमेन की जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो आप देखोगे कि वुमेन जो यूज़ करती है वो चीज़ें महंगी होती हैं, और मैन की जो चीज़ें होती हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। और इसको हम बोल देते हैं एक प्रकार से पिंक टैक्स, PINK TX। अब इकोनॉमिक्स में कोई आपको पिंक टैक्स नहीं पढ़ाने वाला है, वहां तो आप यही पढ़ोगे कि GST है, और ये हमारा कस्टम है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये वो है, ये वो है। लेकिन ऐसी क्वालिटेटिव बात करना, यही सब्जेक्ट की खूबसूरती है, ये सोशियोलॉजी बात करेगा। और भी बहुत सी चीजें हैं, ओरिएंटेशन सेशन है, खैर और बता देता हूं। और किससे लिंक कर ले इसको, कोई अच्छा सा सब्जेक्ट और भी ले लेते हैं, मान लो पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में क्या फर्क है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं पावर स्ट्रक्चर को, कि मतलब पावर रिलेशनशिप को, कि पावर का क्या रिलेशन है, ट्रांसफर ऑफ पावर, इन चीजों को हम देखेंगे। गवर्नमेंट को देखेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, अब ये चीजें सोशियोलॉजी में भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन सोशियोलॉजी केवल ये चीजें नहीं देखेगा, सोशियोलॉजी इसके अलावा भी चीजें देखेगा। एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, हम एक बात सुनी होगी कि एक वर्ड यूज होता है कि वी कास्ट अवर वोट, वी कास्ट अवर वोट, लेकिन सोशियोलॉजी बताएगा कि नहीं, कि हम वी डू नॉट कास्ट अवर वोट, रादर वी वोट अवर कास्ट। तो ये ब्यूटी है सब्जेक्ट की, मतलब जिन चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो चीजें डीमिस्टिफाई होंगी, एक रीथिंकिंग होगी, एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आएगा कि वी डू नॉट कास्ट अवर वोट, वी रादर, या मे बी वी आर मोर कंसर्न अबाउट वोटिंग अवर कास्ट, हम अपनी कास्ट को वोट दे रहे हैं, ना कि हम अपनी वोट को कास्ट कर रहे हैं।
ठीक है, थोड़ा फैमिलियरिटी आपको ला रहा हूं मैं। और कोई ले लेते हैं इसमें। इकोनॉमिक्स देख लिया है, पॉलिटिकल साइंस देख लिया है, एंथ्रोपोलॉजी देख लिया है। ठीक है, और भी आएंगे, उनको हम प्रॉपर देखते चल जाएंगे कि ये सब्जेक्ट है। तो ये है डिफरेंस, इनका हमने मोटा मोटा एक डिफरेंस देख लिया है। अब हमारा जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन। कि सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में उसको हम लेके चलेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि एकदम ये यंगेस्ट, एक सबसे जवान सब्जेक्ट के रूप में निकल के आया। ऐसा हुआ कि पहले कुछ घटनाएं रही होंगी जिसको और सब्जेक्ट एड्रेस नहीं कर पाए। इससे पहले और सब्जेक्ट थे, मान लो हिस्ट्री था, इससे पहले जन्म हो चुका था सोशियोलॉजी का, और फिलोसफी तो सबकी मदर है ही, और भी सब्जेक्ट थे, कुछ माइनर डिसिप्लिन भी थे, लेकिन क्या हुआ, वो इसको एड्रेस नहीं कर पाए, और इसके कारण क्या हुआ, सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, उसने उसको एड्रेस किया। और इसके जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, मान लो एम एल दुर्खीम है, तो उन्होंने उस पर काम किया कि इसको एक अलग पहचान दी जाए, इसलिए वो रियल फादर कहलाए। अदरवाइज इसकी जो नींव है वो अगस्ट काम्ट ने, AUGUST CUMT, अब देखो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, तो चीजें बार बार आ जाएंगी, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं, एकदम ईजी, एक ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप इसको लेते हो। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम यही देखेंगे कि सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन में कि कैसे एक मेडाइवल एजिस थी, मिडल एजिस, हम यहाँ एंशिएंट मेडाइवल की बात करते हैं ना, वहाँ पे ऐसे मिडल एजिस बोलते हैं मेडाइवल को। तो मिडल एजिस में, अर्ली मिडल एजिस में एक जो एज थी, एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको बोलते हैं हम डार्क एज। डार्क एज में क्या था कि हर एक चीज को, लाइफ को डोमिनेट कर रही थी। कौन कर रहा था? चर्च डोमिनेट कर रहा था। लेकिन आप देखोगे कि फिर बाद में कैसे चीजें बदली। वहां पे हर एक मामले में आपकी चर्च की दखलंदाजी थी लाइफ के अंदर। पेंटिंग बना रही हो तो उसमें गॉड को दिखाओ, फिर हर एक चीज को अपने सेंटर्ड गॉड को रखो। और रिलीजियस जो पर्सन थे उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, और वो पैसे लेकर हेवन के टिकट तक की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब एक अंधायुग ही चल रहा था। तो हमारे यहाँ नहीं था, ये तो एक काल चक्कर घूमता रहता है। एक समय यूरोप और वो सब लोग थे डार्क एजेस में, है ना, और फिर बाद में ये लोग बाद में सिविलाइज होकर यहाँ पे कॉलोनी डाल रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप अनसिविलाइज्ड लोग हो और व्हाइट मैन बर्डन की बात कर रहे हैं। तो देखा, ये काल चक्कर घूम रहा है। अब हम सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितने वेस्ट की ओर जो है वो लोग कितने अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं कई मैनर में। वो बड़ी थोड़ी सब्जेक्टिव बात है, ऐसा उनको बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सब्जेक्टिव बात है वो, उस पर भी हम बात करेंगे वो सब चीजें। तो सोशियोलॉजी में कैसे वेस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, इनमें क्या डिफरेंस है। और मैं आपको डेली लाइफ की चीजों से या आपके आसपास की चीजों से या जिन चीजों को आप देख के चलते हो उन चीजों से रिलेट करके मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज हैं, सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, उन्होंने क्या बोला है, और इन चीजों को हम अपनी डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फिर आपको चीजें पर्सपेक्टिव में समझ में आनी शुरू होंगी। अच्छा, मिडिल एजेस की हम बात कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है? मिडिल एजेस के बाद आता है आपका रेनेसा, और रेनेसा के बाद आता है आपका एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट के बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके बाद आती है आपकी मॉडर्निटी। और जब मॉडर्निटी आती है तो उसकी कुछ समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए जन्म होता है हमारे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये रेनेसा क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है। एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, फिर करेंगे तो डिटेल में करेंगे। रेनेसा एक पुनर्जागरण है, 14वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वहाँ पे मैं बोल दूं कि 14 से 16 सेंचुरी है तो हाँ बिल्कुल एक कोई प्रॉपर डेट आई थी उस दिन और चमत्कार हुआ था, देखो आज से शुरू करते हैं। कोई भी डेट लिखी जाती है तो इतनी कॉमन सेंस रखना कि ऐसा नहीं होता उसी दिन होता है, वो थोड़ा आगे पीछे होता, माहौल बनना शुरू होता है, और फिर जब प्रॉपर मैच्योरिटी में आ जाता है तब हमें बोल देते हैं कि यहाँ से वो शुरू हुआ है। एनलाइटनमेंट हमारा आप मोटा मोटे मान सकते हो कि 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी की ओर है, फाइन। और इसमें हम फिर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा 17 सेंचुरी का है, और कब खत्म हुआ, इनका तो बोल ही दिया मैंने खत्म होने का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ खत्म हुआ है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं हम, तो ये 17 सेंचुरी से ऑनवर्ड चल ही रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका 1789 में हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि 1789 में हुआ था 99 में खत्म हुआ था, जनरली तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा बाद में भी चला था। अपहीवल्स जो है उतार चढ़ाव उसके बाद में भी आए थे। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, बस थोड़ा सा इंटरेक्टिव कराया है। तो ये है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखेंगे जब हम अपना सेशन शुरू करेंगे। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर की थोड़ा सा आपको एक ओरिएंटेशन दिया है कि हाँ ये चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू।
कितनी देर गई है भैया?